तो चलिए आज से मैं शुरू करता हूँ आप लोगों से एनसीईआरटी का जो कोर्स था। पहली जो क्लास रहेगी आज, उसके अंदर में मैं बात करूँगा आप लोगों से जर्नल साइंस का एक टॉपिक है फिजिक्स। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि एनसीईआरटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर में एग्जाम पैटर्न जो है रिलीज़ किया हुआ है। उसके अंदर में क्या क्या आया हुआ है और कैसे है वो सारी चीज़ मैं भी दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। और साथ ही साथ मैं भी बताना चाहूँ कि जो पिछला वीडियो था जिसके अंदर में मैंने सिलेबस से आप लोगों को रिलेटेड डाला था वो वीडियो, उसके अंदर में जो पैटर्न बताया था लगभग हमारा वही सिमिलरिटी आप लोगों को जो इनका ऑफिशियल सिलेबस आया उसके अंदर में भी मिला हुआ है। हाँ, इन्होंने थोड़ा सा इसके अंदर में चेंज किया कि हिंदी को इन्होंने इंक्लूड कर दिया। देखते हैं कि क्या क्या आप लोगों को चेंज देखने को मिले इसके अंदर में और कैसे आप लोगों को इनकी स्ट्रेटेजी करनी है, क्योंकि हमारे पास में टाइम जो रहेगा इस एग्जाम का बहुत कम रहेगा। आप ये मान के चलो कि अक्टूबर के लास्ट में, नवंबर के पहले वीक के अंदर में आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। तो क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आप लोगों को ये एग्जाम क्रैक करने के लिए। और आज जो पहली क्लास रहेगी जिसके अंदर में मैं जर्नल साइंस के टॉपिक्स को लेकर बात करूंगा, कैसे आप लोगों को उनको तैयार करना है। पूरा सब कुछ हर तरीके से आपको ये नहीं देखना कि 12th लेवल तक का पढ़ना है क्या पढ़ना है। इसके अंदर में स्पेसिफिकली टू द स्पेसिफिक आप लोगों को 10th क्लास तक की चीज़ें पढ़नी है। इतना भी अगर पढ़ लोगे तो थोड़ा सा हाई लेवल में आप लोगों को करवा दूंगा। इन एनी केस अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे आप उसको डील करेंगे, ठीक है। सारे चीज़ यहाँ पर मैं कवर करवाऊंगा। जर्नल साइंस को लेके मैथमेटिक्स का भी आप लोगों को कवर करवाया जाएगा जो कि पीडी सर करवाएंगे। साथ ही साथ जो भी हमारे से पॉसिबल हो पाएगा, इंग्लिश हुआ या कोई भी सब्जेक्ट हुआ, रीजनिंग हुआ, वो सारे आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे। चलिए मैं एक बार आप लोगों को क्विक दिखा देता हूं कि क्या हमारे पास में सिलेबस इन्होंने ऑफिशियल रिलीज किया हुआ है। देखिए अभी आप लोगों के स्क्रीन पे सिलेबस आ रहा होगा। इसके अंदर में जो कॉमन रहने वाली, देखिए चाहे आप किसी भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बात कर लें, इलेक्ट्रिकल की बात कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लें, सिविल की बात कर लें, जितनी भी हमारे पास में वैकेंसीज थी जो 1 से 10 तक इन्होंने दी थी, तो सभी के अंदर में इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो एग्जाम पैटर्न रहेगा इसके अंदर में 2 सेक्शंस रहेंगे। पहला जो रहेगा उसके अंदर में बात करें, टोटल जो मेरे पास में 100 नंबर का रहने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस सेक्शन जो भी मेरे पास में उनके 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके अंदर में जनरल एप्टीट्यूड जो कि आप लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में जानते भी हैं, जनरल मैथमेटिक्स आप लोग जानते हैं इसको, जनरल नॉलेज जो जीके हो गया या जीएस हमारे पास में हो गया, जनरल साइंस के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये मेरे पास में फिजिक्स हो गया, दूसरा इसके अंदर में केमिस्ट्री हो गया और तीसरा मेरे पास में बायो हो गया। ये तीनों इसके अंदर में कवर रहती है। इनका एक प्रॉपर वेटेज इन्होंने बनाया हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी रीजनिंग भी डाल दिया है और इंग्लिश डाल दिया और साथ के साथ इन्होंने हिंदी अब की बार इसके अंदर में इंट्रोड्यूस किया है। तो और कंप्यूटर अवेयरनेस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने सेक्शन बी के अंदर में जो दिया हुआ है उसके अंदर में बोला गया है कि भाई आपको डोमेन नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आपकी ब्रांच के कुछ सिलेक्टेड जो टॉपिक्स होते हैं उनकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि कहें कि गेट के एग्जाम्स के अंदर में जो सिलेबस होता है वो आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल या जो भी हैं आपकी ब्रांचेज स्पेसिफाइड ब्रांच से हैं उनका बेसिक नॉलेज आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत हाई लेवल की नहीं पूछी जाती। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं कि आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा अपने नेटवर्क थ्योरी के ऊपर में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर में या फिर सेमीकंडक्टर फिजिक्स के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा और साथ साथ कंट्रोल सिस्टम के ऊपर में ध्यान देना होगा। उसी तरह से जो भी आप सिविल ब्रांच के अंदर में आपके जो मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कुल मिला के आप देखोगे कि 10 नंबर वैकेंसी तक सभी के अंदर में पार्ट ए जो है वो कॉमन रह रहा है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा मेरा पहला, वो सभी के लिए आपका कॉमन रहने वाला है। साथ ही साथ बात करूँ पोस्ट नंबर 11 के लिए, तो पोस्ट नंबर 11 के लिए भी इन्होंने वही डाला हुआ है कि आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स होगा, लॉजिकल एबिलिटी होगी, जर्नल इंग्लिश होगी। जर्नल इंग्लिश की भी मैं क्लास आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जो टू द पॉइंट रहेंगी। फालतू कुछ भी चीज़ें आप लोगों को नहीं पढ़ाई जाएंगी, वही चीज़ आप लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर साथ के साथ जनरल साइंस जो रहेगी जिसके अंदर में वो पीसीएम नहीं, पीसीबी जो मेरे पास में इंक्लूड होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिर बात करें जो अवेयरनेस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया और हिंदी भी यहाँ पर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर में आपका कोई भी सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कि डोमेन नॉलेज वाला कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आप फिजिक्स चाहे आप बीएससी से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, सिविल से हैं, कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इनके ऊपर में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। यानी कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है तो इजीली इसको क्रैक कर लेगा और नहीं भी कर रहा है तो हम यहाँ पर आपको प्रिपेयर करेंगे कि आप इजीली उन एग्जाम्स तक पहुँच पाए। ठीक है, तो आज की जो पहली क्लास रहेगी उसके अंदर में मैं आप लोगों से जर्नल साइंस को लेकर बात करूंगा और उसके अंदर में जो पहला टॉपिक रहेगा वो मेरा फिजिक्स से शुरुआत करूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास की उसी तरह से शुरुआत करते हैं। और अब जिस तरह से हमने एटीसी के पेपर्स की तैयारी करी थी, एटीसी के अंदर में वो जो बहुत ब्रॉड
आप लोगों को पढ़ाना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर इतना आपको ब्रॉड नहीं पढ़ना है। 10th लेवल तक का बिल्कुल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह से चीजें काम करती हैं। इतना भी आपको जानकारी है तो आप इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपको प्रीवियस पेपर जब मैं यहाँ पर शो करूंगा या फिर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर्स दूसरे अदर मेट्रोज के अंदर में SCTO के, तो आप देखेंगे कि आपके जो लेवल है जितना आप लोगों को यहाँ पर करवा दिया जाएगा उसके बाद में उन एग्जाम्स को आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर क्लासरूम के साथ में। तो पहला जो आज का यूनिट रहेगा उसके अंदर में मैं बात करूंगा आप लोगों से लाइट को लेकर। देखिए, लाइट आप जब फिजिक्स की बात करते हैं तो सबसे वेटेज रखने वाला ये आपका एग्जाम है। साथ ही साथ जब आप जिस भी प्रोफाइल के लिए बात कर रहे हैं, मान लो आप SCTO ब्रांच के लिए बात कर रहे हैं, जो वैकेंसीज आई हुई है पोस्ट नंबर 11 के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखेगा। पिछले क्वेश्चंस आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इसके अंदर में पूछा गया है। अब लाइट को हमें पढ़ना कैसे होता है? देखिए, लाइट जो चैप्टर है ना, इसको एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी टॉपिक को पहले उठा लेंगे और आप उसको समझेंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता। आपको बेसिक अगर इसका तैयार करना है तो आपको इसका जो कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उन सभी को लेकर मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में चलता हूँ। चाहे आप BSc हैं, चाहे आप ITI हैं, चाहे आप BTech हैं या किसी भी ब्रांच से हैं, आपको डेफिनेटली ये बेसिक्स पता होना चाहिए, जहाँ से आप लोगों की ये बेस तैयार होते हुए मैं पढ़ाने लग रहा हूँ। ठीक है, अब जो आगे क्लास रहेगी उसके अंदर में लाइट के कैसे हम डिफाइन करेंगे उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ। तो लाइट चैप्टर को हम डिफाइन करते हैं 3 बेसिक चीज़ों के ऊपर में। पहली बात करते हैं इसके अंदर में रिफ्लेक्शन को लेकर, और दूसरा इसके अंदर में बात करता हूं मैं रिफ्रैक्शन को लेकर। दो इसके अंदर में इंपॉर्टेंट फिनोमेनाज होते हैं, उसके ऊपर में डिसाइड किए जाते हैं। और तीसरा लाइट को लेकर हम इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर में बात कर लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स का अभी तक कोई भी क्वेश्चन आया नहीं हुआ है, तो हम इसके ऊपर में एक जरा सा जो PDF फाइल होगी वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसके अंदर में हल्का सा आप लोग एक ओवरव्यू ले लीजिए कि क्या क्या हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अच्छा, अब बात करें कि रिफ्लेक्शन के अंदर में क्या पढ़ना होता है। तो रिफ्लेक्शन जो टॉपिक होता है इसके अंदर में मुझे पढ़ना पड़ता है, एक तो प्लेन मिरर के बारे में बात करनी होती है, प्लेन मिरर। साथ ही साथ इसके अंदर मुझे बात करनी पड़ती है जो कॉनकेव मिरर हो गया, और साथ ही साथ इसके अंदर में देखना पड़ता है मेरे को कॉन्वेक्स लेंस। ये 2 तरह के मुझे मिरर पढ़ने पड़ते हैं। यानी कि आप ये बोलो कि प्लेन मिरर हो गया और इसके अंदर में मेरे पास में जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं, स्पेरिकल मिरर को हम 2 तरीके से डिफाइन करते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसका एक सिस्टमेटिक PDF है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा भाई। उसके बाद में बात करें हम रिफ्रैक्शन को लेकर, तो रिफ्रैक्शन के अंदर में हमें स्पेरिकल लेंसेज के बारे में देखना होता है। तो इसके अंदर में 2 फिनोमेना, 2 तरह के मेरे को लेंस देखने होते हैं। एक होता है मेरे पास में जो केव लेंस होता है, और दूसरा यहाँ पर आप लोग को देखना पड़ता है कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि कुल मिला के पूरा जो चैप्टर है इन्हीं चीज़ों पर चलता है, और इन्हीं का एक स्पेशल केस जो मेरे पास में आ जाता है जिसको आप जानते हैं TIR के नाम से, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से आप लोग इसको जानते हैं अच्छे से। अब मैं बात करूं आपसे डेफिनेशंस को लेके। देखिए, आपको समझना है, नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आपको अच्छे से समझना है चीज़ों को। बस उस जो भी आप लोगों को अच्छा लगे कि ये पॉइंट मुझे नोट करना है तो वो कर सकते हैं। बाकी आप लोग ज़्यादातर ध्यान अपना स्क्रीन के ऊपर में रखें, ताकि आप लोगों को चीज़ें एक बार वन शॉट के अंदर में समझ में आती चली जाए। ठीक है, ये आपका ब्रीफ पूरा एक लाइट के अंदर में कैसे हम डिफाइन करेंगे उसको मैंने बता दिया है। चलो जी, अब मैं शुरुआत करता हूँ लाइट से लेकर। तो लाइट होती क्या है? लाइट होती मेरे पास में, जैसे मान लो आप एक रूम के अंदर में बैठे हुए हैं और मैंने कहा कि भाई आपको मैंने 2 बोतल दे दी है। 2 बोतल देने के बाद मैंने कहा कि भाई बताओ कि कौन सा, आपने एक को टच किया तो बताया कि ये तो मेरे को गर्म लग रहा है, और दूसरे को टच किया तो आपने बताया कि मेरे को ठंडा लग रहा है। मान लो मैंने उसके अंदर में एक में ठंडा और एक में गर्म पानी दिया था, और मैंने दोनों आपको दे दी, भाई बताओ मेरे को कि कौन से के अंदर में गर्म है और कौन से में ठंडा पानी है। तो आपने टच किया और उसके बाद में आपने मेरे को बता दिया। ठीक है जी, ये मेरे को पता कैसे चला? यानी कि मेरी जो सेंस थी वो कोई ना कोई मेरे पास में एक एनर्जी लेकर आई थी। जब मैंने उसको टच किया, उसके मेरी स्किन से उसको टच किया, तो वहां पर मेरे पास में एक एनर्जी का फ्लो हुआ, और उस एनर्जी से मुझे पता चला, यानी कि सेंस हुआ कि कौन चीज़ गर्म है और कौन चीज़ मेरे पास में ठंडी है। उसी तरह से अगर मैं कोई बोल रहा हूं तो आपके पास में, कानों के पास में एक एनर्जी आ रही है जिससे मुझे ये पता लग रहा है कि भाई मेरे पास में कोई चीज़ बोली जा रही है जिस एनर्जी के कारण मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक उसी तरह से लाइट भी मेरे पास में क्या है, एक जो मेरे पास में लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी कि लाइट भी मेरे पास में क्या होती है, एक फॉर्म होती है किसकी, एनर्जी की, जिससे मुझे क्या प्रोवाइड होता है, सेंसेशन ऑफ विजन मुझे प्रोवाइड होता है। मान लो मैंने रूम है और रूम के अंदर में मैंने सारी लाइट्स बंद कर रखी हैं, मुझे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही मैंने लाइट्स को ऑन किया तो मुझे सारी चीज़ें जो भी वहाँ पर रखी हुई हैं वो दिखनी शुरू हो जाती हैं। भाई क्यों दिखना शुरू हुआ? मेरे पास में जो सेंसेस हैं या फिर मेरा जो ह्यूमन नेचर है वो जब तक कोई भी चीज़ सेंस नहीं कर पाता, जब तक उसके पास में एनर्जी नहीं आए।
वो केस मैंने आप लोगों को ईयर का भी लिया, वही केस मैंने आपकी स्किन का भी लिया। तो ठीक उसी तरह से मेरी आईज जो हैं उनको कोई भी चीज़ सेंस तब होगी जब उनके पास में क्या आती है, एनर्जी आती है। यानी कि जब तक हमें कोई चीज़ एनर्जी नहीं प्रोवाइड होगी हमारी आंखें उनको देख नहीं पाएंगी। तो लाइट की एक बेसिक डेफिनेशन आप लोग ये बना सकते हैं, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है जी। अब बात करें कि यार ये लाइट आती कहाँ से है। अब इसके कोई ना कोई तो सोर्स होने चाहिए ना भाई, एनर्जी जो मेरे पास में आ रही है इसके कोई ना कोई सोर्स तो होने चाहिए। बिल्कुल, इसके दो तरह के सोर्स होते हैं मेरे पास में। एक होता है ल्यूमिनस सोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के। एक होता है मेरे पास में ल्यूमिनस सोर्स, और दूसरा जो यहाँ पर होता है, ये लाइट के मैं सोर्सेज के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये होता है मेरे पास में नॉन ल्यूमिनस सोर्स। आप लोग बिल्कुल इन चीज़ों, बेसिक चीज़ें हैं आपको पता है, लेकिन मुझे बेसिक से पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि आपके आगे जो चीज़ें हैं वो एकदम कड़ी दर कड़ी एक दूसरे से जुड़ती हुई चली जाएं। ठीक है जी। अब ल्यूमिनस सोर्स कौन से होते हैं, ये वो सोर्स होते हैं जिनके पास में अपनी खुद की एनर्जी होती है। यानी कि जैसे बात करें, हम सन की बात करें तो सन के पास में क्या है, अपनी खुद की एनर्जी है। जो अगर मैं जैसे भी उसके पास कोई भी चीज़ आप देख पा रहे हैं सन की वजह से, तो इसके अंदर में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को जो है इसके अंदर में लगता है कि ये अपने आप में एक एनर्जी रखता है, यानी कि ये एक ल्यूमिनस सोर्स है। ठीक उसी तरह से कोई मेरे पास में इलेक्ट्रिक बल्ब है या फिर ट्यूबलाइट है, तो ये अपने आप में क्या है, ल्यूमिनस सोर्स है, इसके पास में खुद की एनर्जी है। अगर मैं बात करूं नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज को लेकर, तो नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज वो होते हैं जिनके पास में अपनी एनर्जी नहीं होती, नॉट हैविंग देयर ओन एनर्जी, नॉट हैविंग देयर ओन एनर्जी या फिर लाइट। तो अब ये इसके अंदर में कौन कौन चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मान लो आप रूम के अंदर में बैठे हुए हैं, आपने लाइट ऑफ कर दी है, और लाइट ऑफ करने के बाद में आपको कोई भी चीज़ नहीं दिख पा रही है, लेकिन जैसे आप लाइट ऑन करते हैं तो आपको वहाँ पर रखी हुई चेयर भी दिखाई दे रही है, वहाँ पर रखी हुई टेबल भी दिखाई दे रही है। यानी कि कहीं ना कहीं ये मेरे पास में रूम के अंदर में एक ट्यूबलाइट थी, इससे इसके ऊपर में लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट होने के बाद में यहाँ से बाउंस बैक होकर मेरी आईज पर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ रखी हुई है, यानी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है। तो इसी कारण मुझे क्या होता है, एक सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड होता है इस लाइट की वजह से। हालांकि इस लाइट के पास में, जो मेरे पास में टेबल रखी थी या बेंच रखी हुई थी, उसके पास में खुद की एनर्जी नहीं है, लेकिन वो कहीं से अपनी एनर्जी को लेता है, यहाँ से वो एक उसको बाउंस बैक कर देता है। इस बाउंस बैक को ही हम यहाँ पर पूरे चैप्टर के अंदर में स्टडी करते हैं, जिसको हम जानते हैं रिफ्लेक्शन के नाम से। क्या नाम रहेगा इसका, रिफ्लेक्शन रहेगा। ठीक है। और दूसरी बात करें कि ये मेरे पास में टेबल रखी हुई थी, तो यहाँ से भी मेरे को क्या होगा, ये लाइट जाएगी और यहाँ से बाउंस बैक करेगा, और मेरी आइज के पास में वो एनर्जी पहुंचेगी, और जिसके कारण में मैं बात करूंगा कि मेरे को वो चीजें दिखाई दे पा रही है। ठीक है जी। अब मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भाई मून, मेरे को बताओ कि मून कौन सा सोर्स है, ल्यूमिनस सोर्स है या फिर नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। या फिर कोई भी प्लेनेट की बात करूं जो हमको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो ल्यूमिनस सोर्स है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स है। बिल्कुल, आप सब ने सही कहा होगा कि यहाँ पर जो मेरे पास में मून जो है वो किस तरह का सोर्स कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। अब बहुत सारे लोग तो ये कह रहे होंगे कि रात में तो चमकता हुआ दिखाई देता है। भाई रात में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो हो कैसे रहा है, ये सन है मेरे पास में, और सन से इसके ऊपर में लाइट क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होकर मेरे पास में आइज के ऊपर में आ रही है। अब ये मेरे आइज के ऊपर में आ रही है, तो मुझे क्या हो रहा है, लाइट क्या इसके पास में ओरिजिनली थी, जो मून था उसके पास नहीं थी ना, वो लाइट गई और वहां से टकराने के बाद में मेरी आंखों पर आई है, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक होकर आई है। तो आप ये कहेंगे दिस इज नॉन ल्यूमिनस सोर्स। ठीक है जी। इस तरह से हम दो तरह के इनके सोर्सेज को डिफाइन कर सकते हैं। तो जितने मेरे पास में प्लैनेट्स हैं, जैसे मून हो गया, वुड हो गया, टेबल हो गया, या फिर कोई भी प्लैनेट्स हो गए, वो सारे मेरे पास में नॉन ल्यूमिनस सोर्स का काम करती हैं। ठीक है। अच्छा, अब लाइट की भी आपने समझ लिया कि लाइट वो चीज़ है जो कि हमारे जो अपने आप में एक एनर्जी रखती है, और एनर्जी रखने के बाद में वो क्या करेगी, वो किसी चीज़ के ऊपर में गिरती है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में गिरती है, और वहाँ से मुझे क्या प्रोवाइड होता है, उसको देखने का एक विजन प्रोवाइड होता है, यानी कि उस चीज़ को मैं एक सेंस कर पाता हूँ, वो सेंस मुझे हो जाती है उस एनर्जी के कारण। अच्छा, अभी लाइट गिर रही है तो किस तरह का बिहेवियर शो करती है, किसी भी सरफेस के ऊपर में इंसर्ट होती है, तो उसके पास में तो एनर्जी है। अब एनर्जी किसी चीज के पास में है, मान लो मेरे पास में हाथ है, ये यहाँ पर मैं इसको क्या करूँ, इस हाथ को इससे हिट करता हूँ, मेरे पास इस हाथ को मैं मोशन में लेके आया, तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी थी, और ये आएगी और कुछ ना कुछ इंपैक्ट डाल के चली जाएगी इसके ऊपर में। ठीक उसी तरह से ये एनर्जी जो है, या एनर्जी कह लो या फिर कह लो आप लाइट कह लो, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में इंसर्ट होगी, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर में इंसिडेंट होगी, तो इसके भाई 3 बिहेवियर होते हैं। कौन कौन से बिहेवियर होंगे, तो ये लाइट जो इसके ऊपर में आएगी, इसको बोलूंगा मैं कि ये होगी ये इंसिडेंट। दूसरा हम बात करेंगे कि जब ये इस सरफेस से टकराएगी, चाहे कैसा भी हो, मेरे पास में ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसल्यूसेंट हो, ओपेक हो, हर एक के साथ में ये फिनोमेना होते हैं, तो ये लाइट क्या करेगी, यहाँ से
दूसरे रीजन में चली जाएगी, यानी कि यहां से बाउंस बैक कर जाएगी। तो ये रे जो कहलाती है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करूंगा, मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूं कि उसका क्या बिहेवियर हो सकता है। और मान लो नीचे कोई मीडियम है इसके पास में, तो जो लाइट रहेगी वो यहां से थोड़ी सी टिल्ट होकर नीचे की साइड में चली जाएगी, और इस रे को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। देखो अगर वो सेम मीडियम के अंदर में वापसी आ रही है, यानी कि बाउंस बैक हो रही है, तब तो मैं बोलता हूं उसको रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन वो अगर इस मीडियम को क्रॉस करके, मान लो यहां पर ऊपर मेरे पास में एयर था और नीचे मेरे पास में वाटर है, तो ये अगर इस मीडियम के अंदर में कुछ पोर्शन इसका क्रॉस कर गया, तो इस रे को हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टेड रे। यानी कि कुल मिला के एक रे की जो है 3 नेचर होते हैं। एक होता है मेरे पास में इंसिडेंट रे, उस इंसिडेंट रे को हम बात करें कि ये मेरे पास में रिफ्लेक्टेड भी बन सकती है, रिफ्रैक्टेड भी बन सकती है। देखो दोनों के अंदर में डिफरेंस है, एक को मैंने बोला रिफ्लेक्टेड और एक को बोला मैंने रिफ्रैक्टेड। यहां पर आर आ गया और यहां पर एल आ गया, ये आप लोगों को अच्छे से पता भी है, आपके 12th लेवल तक आप लोगों ने पढ़ी है, और कुछ एक ने इंजीनियरिंग में या बीएससी वगैरह के अंदर में देखी हुई है। और तीसरा जो पोर्शन है वो जो कि यहां पर क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो आप ये कहो कि लाइट जो आ रही है किसी भी सरफेस पर गिरती है तो उसके 3 बिहेवियर होते हैं, या तो वो कुछ पोर्शन उसका एब्जॉर्ब कर लेगी, या फिर सारा पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेगी, या कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट कर जाएगी, या फिर सारा पोर्शन रिफ्लेक्ट कर जाएगी। फिर हम बात करें कि कुछ रे जो है वो इसके अंदर में दूसरे मीडियम के अंदर में क्रॉस कर गई, तो हम बोलेंगे कि वो मेरे पास में रिफ्रैक्टेड हो गई है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी जो हमारा मेन कंसंट्रेशन होगा वो इस रीजन को पढ़ना होगा, रिफ्लेक्टेड के नाम से जो मैंने बताई है। नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे, नोट्स की आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर में रिफ्लेक्टेड को लेकर। रिफ्लेक्टेड अच्छे से पढ़ लेते हैं, और रिफ्लेक्टेड के अंदर में मैं बात करूंगा आप लोगों से प्लेन मिरर और जो हमारे पास में स्पेरिकल मिरर्स होते हैं उनको लेकर। ठीक है जी, चलो रिफ्लेक्शन की एक डेफिनेशन तैयार कर लेते हैं हम। तो रिफ्लेक्शन का आप लोगों ने देखा कि जब भी मेरे पास में जो लाइट है वो लाइट अगर किसी इंटरफेस के ऊपर में गिरती है तो और वहां से बाउंस बैक हो जाती है, यानी कि कोई भी लाइट गई और वहां सरफेस पे टकराई और टकराने के बाद में बाउंस बैक हो गई, तो हम इसको बोलते हैं कि ये मेरे पास में क्या हो गई है, रिफ्लेक्शन का एक फिनोमिना हो गया। ठीक है, बाउंस बैक एनर्जी, यानी कि कुछ एनर्जी मान लो 10 जूल एनर्जी के साथ में वो लाइट आती है, मान लो 1 जूल या 2 जूल यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है, और ये 8 जूल के आसपास ये यहाँ से बाउंस बैक कर जाती है सेम मीडियम के अंदर में। एक वर्ड मैंने यूज किया कि सेम मीडियम के अंदर में जब भी होता है तो वहां पर होता है मेरे पास में रिफ्लेक्शन। अगर अदर मीडियम में पास हो जाते हैं तो वहां पर मेरे पास में नया फिनोमेना आता है जिसको हम जानते हैं रिफ्रैक्शन के नाम से। ठीक है जी, ये रिफ्रैक्शन के नाम से हम जानते हैं। ओके, अच्छा अब बात करें कि भाई ये रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है। रिफ्लेक्शन होने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, एक स्मूथ सरफेस होना चाहिए, यानी कि जो भी मेरे पास में जो सबसे स्मूथ सरफेस था वो क्या हो सकता है, जो सबसे स्मूथ सरफेस है वो मेरे पास में गिलास है। इस गिलास के ऊपर हम क्या कर देते हैं, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। आप देखते हैं कि घरों के अंदर में जो आईने लगे होते हैं, अगर आप उसको निकाल के देखेंगे तो पीछे थोड़ा सा सिल्वर कलर का पीछे लगा होता है, यानी कि जो कोटिंग है वो हमारे पास में AgNO3 की। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गिलास होते हैं उसको किससे कोटिंग कर दी जाती है जिससे वो परफेक्ट मिरर बन जाते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टर बन जाते हैं। तो ये स्मूथ सर्वे पहली चीज एक पॉइंट है कि अगर मुझे कोई भी मिरर डिजाइन करना है तो मिरर डिजाइन करने के लिए मुझे एक स्मूथ सरफेस लेना पड़ेगा, और सबसे स्मूथ जो अभी तक देखा गया है वो मेरे पास में गिलास होता है, तो गिलास को हम यूज करते हैं। दूसरा, इसके ऊपर में क्या कर दी जाती है, सरफेस मेरे को मिल गया, AgNO3 की इसके ऊपर में क्या कर दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है, या फिर इसको आप बोले कि पॉलिश कर दी जाती है। तो ये मेरे पास में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और मिरर आगे जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो MM- के नाम से हम आगे इसको रिप्रेजेंट करते हुए चलेंगे। ये कुछ हमारे पास में डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशन को पढ़ते हुए चलते हैं। उसके बाद में क्या क्या मेरे पास में यूज होते हैं और कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको इसके अंदर में ध्यान रखनी है उसको मैं बताता हुआ चलता हूं आप लोगों की। ठीक है जी, अब मान लो मैंने एक मिरर बना लिया। ये टर्म्स बहुत अच्छे से समझना, इसके ऊपर मैं बहुत सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों से करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी करवाए जाएंगे और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं इसके ऊपर में। तो ये मेरे पास में सरफेस है, ये एक अभी क्या हुआ, जब तक मैं इसके ऊपर में डॉटेड नहीं लगाऊंगा तब तक मैं इसको क्या कहूंगा, ये मेरे पास में प्लेन मिरर था, लेकिन जब मैं प्लेन गिलास था, जब मैं इसके ऊपर में डॉटेड जो रेड कलर से मैंने दिखाई, अब ये परफेक्ट मेरे पास में क्या बन गया, एक मिरर बन गया। अच्छा जी, अब यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यानी कि जब भी मैं कहीं पर आगे से जब भी मैं बात करूंगा तो नॉर्मल की बात होती है कि जिस भी सरफेस को आप कंसीडर कर रहे हैं, इस अगर ये वर्ड आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल क्या होता है, तो ये मानो कि आप लाइट के चैप्टर के अंदर में 80% आपकी चीजें कवर हो चुकी है। अगर आपको नॉर्मल समझ में आ जाता है किसी भी सरफेस का निकालना, कोई भी सरफेस आपके पास में, अगर वहां से आप परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जो डायरेक्शन है,
परपेंडिकुलर होना चाहिए उस सरफेस के ऊपर में और आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो कहलाता है मेरे पास में नॉर्मल। अच्छा जी, ये मान लो मेरे पास में सरफेस है, अगर इसका मुझे निकालने के लिए बोल दिया जाए कि भाई इस सर्कुलर सरफेस का मेरे को नॉर्मल बताओ, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? भाई ये बिल्कुल मेरे पास में प्लेन था, यानी कि स्ट्रेट लाइन थी, हॉरिजॉन्टल था, तो आपने कहा कि भाई इसके ऊपर में 90 डिग्री बना दो। ठीक है, अगर स्पेरिकल सरफेस आ गया, ये पॉइंट नंबर 1 है। और दूसरा पॉइंट नंबर 2 ये है कि किसी स्पेरिकल सरफेस का आप कैसे नॉर्मल निकालेंगे, तो इसको आप पहले तो कंप्लीट कर लो, एक स्पेरिकल बना लो या स्फीयर बना लो या सर्किल बना लो, और इसका जो सेंटर है, इस सेंटर से जो भी लाइन आप पास करवाओगे, यानी कि जो भी लाइन पास हो रही होगी, वो क्या कहलाएगा? मेरा नॉर्मल कहलाएगा। यानी कि मैं यहां पर भी अगर नॉर्मल बनाना चाहता हूं इस पॉइंट पर, तो यहां से मैं इसके सेंटर से जो लाइन पास करेगी वो मेरे पास में क्या हो जाएगी? इसका नॉर्मल कहलाएगी। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग को ध्यान रखने। अगर मेरे पास में प्लेन सरफेस है तो वहां से परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और अगर मेरे पास में सरफेस जो है वो कर्व है, इस तरह का कर्व है, तो आप उस देखेंगे कि उसका सेंटर जहां पर है, उस सेंटर से जो लाइन पास हो रही होगी वही उसका क्या कहलाएगा? मेरे पास में परपेंडिकुलर कहलाएगा या फिर नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम इसके अंदर में। नॉर्मल मेरे पास में कवर हो गया, तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा सरफेस, इसका नॉर्मल बताएंगे कहां पर जाएगा भाई? इसका नॉर्मल मेरे पास में परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाएगा, यानी कि इस सरफेस से मेरे पास में, अगर मैं इसका नॉर्मल को इस कलर से रिप्रेजेंट करूं, तो ये मेरे पास में नॉर्मल हो गया जी। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है इसके अंदर में आप ये, लेकिन आप ये मान के चलो कि मैंने 90 डिग्री इसके अंदर में बना दिया, यानी परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, ये मेरे पास में 90 डिग्री का बन गया है। ठीक है जी। अब ये रे जो होगी, ये मैंने इंसिडेंट करवाई इस पॉइंट के ऊपर में यहाँ पर। नॉर्मली हम करते क्या है, देखो इस सरफेस की लाखों करोड़ों इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो हर एक पे क्या है, एक जो नॉर्मल हम बना सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ना आए रे डायग्राम्स बनाने के लिए, तो मैं वहाँ पर एक नॉर्मल को ड्रॉ कर लेता हूँ, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसको अच्छे से समझने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए एक लाइट को इसके ऊपर में इंसिडेंट करवा देती है। इंसिडेंट लाइट जो है उसकी आपको एरो डायरेक्शन से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, कई बार इस तरह से दे देगा और पूछेगा कि बताओ इसके अंदर में जो कुछ फिगर्स इस तरह के प्रोवाइड कर देगा और पूछ लेगा कि बताओ कौन सा जो है इसके अंदर में रिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पर भाई दोनों क्या होगी, ये इंसिडेंट रे का काम कर रही है, यहाँ पर ये इंसिडेंट रे और ये मेरे पास में रिफ्लेक्टेड रे का काम करेगी। तो आपको एरो हेड के ऊपर में बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अच्छा जी, अब ये लाइट यहाँ पर आई है, व्हाइट लाइट जो मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है, तो ये व्हाइट लाइट आएगी और यहाँ से टकराने के बाद में मैंने कहा ना कि ये मैंने सेम मीडियम के अंदर कुछ पोर्शन इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसकी एनर्जी पीछे हमने कोटिंग कर रखी है, तो दूसरे मीडियम के अंदर में पास नहीं कर पाएगी, तो बाकी जो बचा वो यहाँ पर निकल जाएगी, यानी कि रे मेरे पास में इस डायरेक्शन में निकल जाएगी, और रिफ्लेक्टेड रे की हमें डायरेक्शन इस तरह से शो करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा जी, अब बात करें कि इसके अंदर में क्या क्या जो फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहेंगी इस पूरे जो कंसेप्ट की हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरे पास में नॉर्मल रे है, यहाँ पर मेरे पास में इंसिडेंट रे है, और यहाँ पर मेरे पास में रिफ्लेक्टेड रे है। इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इसके ऊपर में। अच्छा, अब ये जो रे है, ये इंसिडेंट रे, इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना है, नोट भी कर लेना अगर आप लोग थोड़े भूल चुके हैं इन पॉइंट्स को, तो ध्यान रखना कि नॉर्मल रे और मेरे पास में नॉर्मल रे हमारे पास में एक जो आर्बिट्री होती है, हालांकि रेज जो हमें सिर्फ एक आइडिया होता है कि नॉर्मल इसका इस तरह से होगा, और यहाँ से हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो नॉर्मल मेरे को मिल जाने वाला है। तो ये जो एंगल होगा, इसको नॉर्मल रे और मेरे पास में इंसिडेंट रे के बीच में, इसको बोला जाता है एंगल आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल के नाम से आप जानेंगे। और दूसरा मेरे पास में नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो मेरा कहलाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि आर से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन है, एग्जैक्ट आप नहीं कह सकते कि इन्हीं से आप रिप्रेजेंट करेंगे, जर्नली हम इन वर्ड से आई से और आर से इनको आगे भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास में एंगल आई हो गया, और यहाँ पर आर जो दिख रहा है, जिसको मैंने यहाँ पर आप लोगों को रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, तो ये मेरे पास में रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। ठीक है जी। अब देखो इसके अंदर में एक और चीज मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि ये मेरे पास में सरफेस है, ये मिरर है मेरे पास में एम डैश, तो मिरर ऑफ सरफेस और मेरे पास में जो इंसिडेंट रे है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला, एक तो ये एंगल हो गया, और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे और मेरे पास में मिरर सरफेस के बीच में ये एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी तो कोई एंगल होना चाहिए। तो ये मेरे पास में ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और यहाँ पर ये होता है ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कुल मिला के इसके अंदर में हमने 4 चीजें सीखी हैं। पहली चीज तो ये होगी कि इंसिडेंट एंगल क्या होता है। इंसिडेंट एंगल होता है नॉर्मल रे और मेरे पास में इंसिडेंट रे के बीच में, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल होता है वो मेरे पास में एंगल आर के नाम से जानते हैं। देखिए सिस्टमेटिक वे से चलेंगे, आपको अच्छे से समझते हुए चलना है।
सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। आपका ऑप्टिक्स जो रहेगा, ये क्लास रहेगी लाइट को लेकर, ये 2 या 3 क्लासेस के अंदर में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये अपने आप में। और इसीलिए मैंने सबसे पहले इसीलिए चैप्टर को पहले उठाया कि जल्दी से जल्दी बड़ा चैप्टर आप लोगों के लिए कवर करवा दिया जाए। तो ये जो इंसिडेंट रे है और मेरे पास में मिरर का जो सरफेस है, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको ग्लेंस एंगल बोलते हैं, ग्लेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और दूसरा मेरे पास में इसको ग्लेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से आप जानते हैं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में आपको कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा ये पहचानने के लिए ध्यान रखना है कि नॉर्मल रे कहां पर है और इंसिडेंट एंगल कौन सा है। मैं क्वेश्चंस आप लोगों को घुमाने के लिए दूंगा जरूर, आपको उसके अंदर में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो मैं बात करता हूं आपको इसके अंदर में। भाई आपने ये रे डाली इसके ऊपर में, और रे डालने के बाद में ये रिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है जी, बाउंस बैक हो गई है। लेकिन कोई ना कोई तो रूल होना चाहिए ना जो इसको सेटिस्फाई करता हो कि भाई कहाँ जाएगी रे टकराने के बाद में। जरूरी थोड़ी ना यहाँ जाए, यहाँ भी तो चली जाए, इस साइड भी जा सकती थी, ऊपर की डायरेक्शन में भी जा सकती थी, वापसी यहीं जा सकती थी। तो कोई ना कोई तो रूल होना चाहिए। बिल्कुल भाई, इसके रूल है मेरे पास में 2 रूल्स, आप बेसिकली इसको जानते हैं। पहला रूल जो ये कहता है कि जो मेरे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बिल्कुल बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं कि जो मेरे पास में एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही मेरे पास में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब आपको ये पूछ लिया जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, तो अगर मैं टर्मिनोलॉजी यूज करूं, ये ए यूज कर लूं, ये ओ यूज कर लूं, यहां पर मैं बी दे दूं और इसको मैं स्टैंडर्डाइज सी कर दूं, तो आप देख पा रहे हैं कि एंगल ए ओ बी ये एंगल और एंगल बी ओ सी ये दोनों मेरे पास में क्या है, ये इंसिडेंट एंगल हो गया और ये मेरे पास में रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। तो ये जो एंगल्स होते हैं ये हमेशा और हमेशा, ध्यान से सुनना, ऑलवेज मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, चाहे मैं आप लोगों को स्पेरिकल मिरर्स पढ़ा रहा हूं या प्लेन मिरर पढ़ा रहा हूं, हर जगह पे ये एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। ये जो लो है वो हमेशा सेटिस्फाई होगा। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है मतलब वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, कोई अदर फिनोमेना वहां पर वैलिड होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करें इसके अंदर में दूसरा लो क्या कहता है। दूसरा लो ये कहता है कि मेरे पास में जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो मेरे पास में नॉर्मल रे है, ये तीनों की तीनों मेरी सेम फेज के अंदर में, सेम प्लेन के अंदर में आनी चाहिए। अब सेम प्लेन क्या होता है यार, आप लोगों ने इस स्टेटमेंट को रट लिया होगा। देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। मान लो मेरे पास में ये 3 लाइट है, ये मेरे पास में इंसिडेंट रे हो गई है, ये मेरे पास में नॉर्मल हो गया है और ये मेरे पास में मान लो कि रिफ्लेक्टेड रे हो गई है, जो रिफ्लेक्टेड रे हो गई है। अच्छा, अभी ये इंसिडेंट रे जो है ये बिल्कुल आप लोग स्क्रीन के आउट में देख रहे होंगे तो आपके सरफेस की साइड में इसका पूरे लाइन दिख रहा होगा। उसी तरह से नॉर्मल रे भी आपको दिख रही होगी। और ये मेरे पास में जो तीसरी रे यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है, अगर मान लो ये इसी डायरेक्शन में, तो तीनों का आपको क्या दिख रहा होगा, ये व्यू दिख रहा होगा। लेकिन अगर ये ऐसी होती, रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से आती, तो आप क्या देख पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं, इंसिडेंट रे को देख पा रहे हैं, जो नॉर्मल रे है उसको देख पा रहे हैं, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे को क्या देख पा रहे हैं, इसका आगे का फ्रंट देख पा रहे हैं। यानी कि इसका जो प्लेन है वो तो इस डायरेक्शन में चला गया और इन दोनों का प्लेन क्या है, जो स्क्रीन के आउट की साइड में आ रहा है। तो अगर मुझे ये होता तो ये रिफ्लेक्शन कभी नहीं हो सकता। रिफ्लेक्शन होने के लिए मुझे ये आना चाहिए कि तीनों की तीनों इमेज जहां से भी मैं देख रहा हूं, तीनों अगर मैं सामने दीवार है या फिर स्क्रीन है तो वहां पर उनकी तीनों की इमेज बननी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये रिफ्लेक्शन है, ये अपनी मर्जी से ऐसे नहीं घूम जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में चला गया। इसको जाने के लिए इसी लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। ये ना तो स्क्रीन से आउट आ सकता, ना स्क्रीन के इन जा सकता। इसको रिफ्लेक्शन होना है तो ये बाहर के डायरेक्शन में इन तीनों का इमेज यानी कि सेम प्लेन के अंदर में बनते हुए जाना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा लॉ हमें क्या कहता है, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। और दूसरा लॉ हमें क्या कहता है, वो कह रहा है कि भाई जो मेरे पास में, सॉरी ये पहला लॉ था और ये मेरे पास में सेकंड था। तो ये कह रहा है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और मेरे पास में जो नॉर्मल रे है वो सेम प्लेन के अंदर में होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तीसरा लॉ क्या कहता है, तीसरा ये कहता है कि अगर मान लो मेरे पास में वो लॉ नहीं है लेकिन इसका एक स्पेशल केस आप बोल सकते हैं। किसी दिमाग में ये आना चाहिए, अच्छा जी ये मेरे पास में सरफेस है, आपने कहा ये मेरे पास में नॉर्मल है, अच्छा जी अब मान लो मेरी रे जो है वो नॉर्मल के पैरेलल ही आ जाए, तो यानी कि बिल्कुल ऐसे स्टेट मैंने उसके ऊपर में डाल दिया। जो सरफेस था वो सरफेस के ऊपर में, मान लो सरफेस था और सरफेस के ऊपर में मैंने डायरेक्टली जहां इसका नॉर्मल था वहीं पर मैंने लाइट को इंसिडेंट करवा दिया, तो क्या होगा। बिल्कुल भाई, उसका भी आपको रीजन पता होना चाहिए। अगर मैं ये लॉ देखता हूं तो ये लॉ कहता है कि भाई मेरे पास में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा, क्योंकि वो किसके बीच में, भाई नॉर्मल रे जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता था वो मेरे पास में इंसिडेंट एंगल के नाम से जानते थे। लेकिन अभी हुआ क्या, ये एंगल सरकता यहां पर आ गया, यानी कि इसके जस्ट ऊपर आ गया, तो आप कहेंगे कि एंगल आई जो था वो मेरे पास में 0 हो गया। अब एंगल आई 0 हो गया
तो मुझे इस लॉ को तो फॉलो करवाना पड़ेगा। तो यहां से एंगल आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि जो रे ऑफ लाइट मेरी इंसिडेंट हुई है वो उसी डायरेक्शन में अपने पाथ को क्या कर लेगी, रिवर्ट बैक कर लेगी। यही एक स्पेशल केस हम जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे वहां पर भी मैं समझाऊंगा, वहां पर हम बात करेंगे कि वो रे जब नॉर्मली उसके ऊपर में सरफेस के ऊपर में गिरेगी तो विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी डेविएशन वो दूसरे मीडियम के अंदर में पास कर जाएगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कि अगर रे मेरे पास में इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली तो वो रिवर्ट बैक हो जाएगी और सेम पाथ को वो फॉलो करते हुए चली जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करें इसी के लॉज को लेकर, ये अगर लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज़्यादा इसके अंदर में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों से बात करी है। ठीक है, अब दो तरह के मैं बात करता हूँ जो मेरे पास में रिफ्लेक्शंस होते हैं। रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। सेम मीडियम के अंदर में अगर लाइट मेरी रिवर्ट बैक कर जाए, बाउंस बैक कर जाए, तो उसको हम रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। अब दो तरह के इसके अंदर में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान लो मेरे पास में एक प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस मैंने आप लोगों को दे दिया और इसके ऊपर में पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाली। एक सिंगल लाइट जा रही है तो उसका बोलते हैं, मेरे पास में रे ऑफ लाइट है, और बहुत सारी लाइट्स जो हैं वो इकट्ठी जा रही हैं, किसी पॉइंट पर गिर रही हैं, तो आप उसको बोलते हैं बीम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर पैरेलल बीम जो मैंने डाली है लाइट की वो यहाँ पर इंसिडेंट हुई है, ये इंसिडेंट हो गई है, ये इंसिडेंट हो गई है। ठीक है, तीन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हालांकि हजारों यहाँ पर रेज हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा हमारा जो फिगर है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने तीन रेज यहाँ पर यूज करी है। तो जहां पर भी मेरी रे इंसिडेंट होती है ना, आपको ध्यान रखना है, जहां भी मेरी रे इंसिडेंट होती है वहां से आपको क्या कर देना, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना। ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, और यहां से आपको लॉज जो थे मैंने बताए थे ना, हर पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। यहाँ पे भी नॉर्मल और इस पॉइंट पर भी नॉर्मल ड्रॉ मैंने कर दिया है। देखो जो भी नॉर्मल है वो मैंने आप लोगों को ब्लू, स्काई ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए हैं। अब देखो जो रिफ्लेक्शन होंगे मैं अलग अलग कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहले के लिए मैं रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ, ये एंगल आई था मेरे पास में, इसके लिए ये रिफ्लेक्शन हो गया इस डायरेक्शन में। ठीक है जी। और दूसरे के लिए बात करूं जो कि मैं यहां पर आप लोगों के लिए व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट करूंगा, दूसरे ने यहां पर लॉज फॉलो करेगा और ये रिवर्ट बैक हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तीसरे के लिए बात करूं वो मैं आप लोगों से रेड कलर में बात करूंगा, तो रे आएगी और ये इंसिडेंट होकर यहां पर चली गई। ठीक है, ये रेज की जो डायरेक्शन है वो मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दी है, और ये मेरे पास में रिफ्लेक्टेड रेज है, उनकी डायरेक्शन को मैंने शो कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर मेरे पास में पैरेलल बीम आ रही थी, और यहां पर रिफ्लेक्ट होने के बाद में भी वो कैसी हो गई है, पैरेलल हो गई है। अच्छा जी, अब दूसरा केस मैं बात करता हूं, पहले केस की बात करती, दूसरे केस की बात कर लेते हैं हम। तो यहां पर भी मैंने कहा कि मेरे पास में सरफेस है, लेकिन जो सरफेस था वो कुछ हमने जाना कि ये इरेगुलर सरफेस है, यानी कि जो रफ सरफेस मैंने यूज कर लिया, और इसके ऊपर में मैंने तीन रेज को इंसिडेंट करवाया। वही तीन रेज जो है मैं येलो कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक रे यहाँ पर गिर रही है, दूसरी रे मेरी यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, और तीसरी रे मेरी यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है कहीं पर। ठीक है, अब तीनों के आप क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इसका नॉर्मल कहाँ चला जाएगा भाई, ये मेरे पास में अगर बात करें इस कर्व को, ये कर्व टाइप में बन रहा है ना, तो कर्व को करने के लिए मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, उसका सेंटर से मीट कर देना है। तो इसका सेंटर कहीं आप खींचोगे तो यहाँ कहीं मिलेगा, तो ये इसका नॉर्मल यहाँ पर चला जाएगा इस डायरेक्शन में, इस तरह का। दूसरे की बात करेंगे तो इसका नॉर्मल कहीं यहाँ जाएगा, और तीसरे का नॉर्मल बात करेंगे तो यहां पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये सरफेस वाइज आप लोगों को बताया ना कि जिसका कर्व जहां पर होगा, जिसका सेंटर जहां पर होगा, उसी डायरेक्शन में आपको शो कर देना है। अच्छा, इसकी मैं बात करूं, रिफ्लेक्टेड रे कहां जाएगी, पहले वाले की लॉज को फॉलो करूं तो ये यहां पर चली गई है। दूसरे की बात करें तो दूसरे के लिए हमने यूज किया था व्हाइट कलर, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से चली जाएगी इसकी। और तीसरे के लॉ की बात करें तो तीसरे को मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया था, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये रे कुछ इस तरह से चली गई है। यानी कि आपने देखा कि पैरेलल रे ऑफ बीम आपने इंसिडेंट करवाई, और यहां पर पैरेलल बीम नहीं आई है मेरे पास। यानी कि अगर मान लो मैंने कहूं कि ये आपके नाक से, ये आपके कान से, और ये आपके मुंह से लाइट जो थी वो जैसे सरफेस के ऊपर में गिरी थी, तो आपका नाक कहीं चला गया, मुंह कहीं चला गया, और कान कहीं चले गए। तो आप लोग अपनी इमेज को जो है ना वो अच्छे से नहीं देख पाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर मान लो शीशे के अंदर में देख रहे हैं, आप मिरर के अंदर में देख रहे हैं और फर्श के अंदर में देख रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे कि आपके फर्श के अंदर में या जो फ्लोर है उसके अंदर में भी आप अपना चेहरा देख पाएंगे, लेकिन वो थोड़ा ब्लर टाइप आएगा, यानी कि एग्जैक्टली आप उसकी रीइमेजिंग नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसकी एक अच्छी इमेज नहीं बन पाएगी। वो इमेज इसलिए नहीं बन पाती है क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, वो सरफेस जो है ना परफेक्टली स्मूथ नहीं है। मैंने कहा ना कि जो ग्लास जो है वो सबसे माना गया है कि ये एकदम परफेक्ट है, यानी कि 99% आप इसको ये मान सकते हैं कि मेरे पास में परफेक्टली स्मूथ सरफेस है इसका। ठीक है, और ये जो सरफेस है इसके अंदर में इरेगुलरिटीज होती है बहुत। अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें तो ये जो सरफेस होगा, इस तरह का जो रिफ्लेक्शन होता है, इसको बोलते हैं हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन।
इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये दूसरा मेरे पास में जो पहले वाला था इसको हम जानते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से। ये क्या रहेगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और दूसरा जो मेरे पास में इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन, सॉरी इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसके अंदर में पैरेलल रे ऑफ बीम लाइट आती है मेरे पास में और पैरेलल वो वहां से जो है रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती है, तो मेरे पास में आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा नाम इसका जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसको जानते हैं हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से। क्या होता है भाई, ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से। ये मेरे पास में इसके नाम है जो आप लोगों को ध्यान में रहने चाहिए, डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर। पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि अगर मान लो स्मूथ सरफेस नहीं है तो वहां पर किस तरह का मेरे पास में रिफ्लेक्शन रहने वाला, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस को लेके जो मेरे पास में थे, फिर अब मैं प्लेन मिरर को लेकर भी बात करूंगा। अभी जो मैंने लॉज आप लोगों को पढ़ाए उसके कुछ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं, मैंने कहा कि ये मेरे पास में मिरर है और मिरर को मैं बार बार ये जो डॉट है इनसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मेरे पास में ये मिरर बन जाता है जब इसकी हम कोटिंग कर देते हैं किसी गिलास को लेकर। और मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को कि बताओ ये मेरे पास में रे ऑफ इंसिडेंट है और ये मेरे पास में रे ऑफ रिफ्लेक्शन है यहाँ पर, और ये एंगल मैंने दे दिया कि ये 30 डिग्री है, तो बताओ मेरे पास में रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा। तो सभी का आंसर क्या रहने वाला है इसके अंदर में, जल्दी से मेरे को बताएंगे पॉज करके वीडियो, हाँ कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दो भाई। हाँ बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, क्योंकि मेरे पास में जो मिरर है यानी कि इसके अंदर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चंस का भी मैं, तो इसके अंदर में आप देखेंगे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है अकॉर्डिंग टू जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास में 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरे पास में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ पर आप लोगों का आंसर सही है, अगर 30 डिग्री है तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे पास में आने वाला है वो ये मैंने कह दिया कि मेरे पास जो एंगल यहाँ पर रे है ये इंसिडेंट हो रही है, ये मेरे पास में रे इंसिडेंट हुई है और ये मेरे पास में रिफ्लेक्ट हो गई है। एरो हेड से मैं इसको और अच्छे से इसको समझा देता हूँ। मैंने दे दिया ग्लैंस एंगल जो मेरे पास में है वो मेरे पास 60 डिग्री का है, ग्लैंस एंगल इज 60 डिग्री। कैलकुलेट द इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोग को बताना है, ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा इसके अंदर में, जल्दी से इस वीडियो को पॉज करेंगे और मेरे को आंसर बताएंगे। अगर जिसने कर लिया है वो जल्दी से मेरे साथ में अपने क्वेश्चंस को मैच कर लेगा। देखो मेरे पास में ये जो एंगल है ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल जो है वो कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये जो एंगल है वो कहलाता है ग्लांस ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये मेरे पास में ग्लैंस एंगल है वो मेरे पास में इंसिडेंट एंगल, ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, ठीक है। अब ये अपने आप में कितना बनाएगा, देखो अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो ये टोटल मेरे पास में 90 डिग्री बनता है, जिसके अंदर में आपने ये पार्टीशन किया और ये यहां पर आप बात करेंगे तो ये 60 डिग्री का है, तो ये कितना बच गया, ये मेरे पास में 30 डिग्री का बच गया। भाई कॉमन मैंने ज्योमेट्री लगाई है इसके अंदर में कि जो 90 डिग्री था उसको दो पोर्शन में कर दिया, एक मेरे पास में 60 है और मेरे पास में दूसरा कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि एंगल जो मेरे पास में इंसिडेंट एंगल है वो कितना बन चुका है भाई, इंसिडेंट एंगल मेरे पास में 30 डिग्री का बन गया। और अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ जो मेरे पास में रिफ्लेक्शन है, जितना एंगल मेरे पास में इंसिडेंट का होता है वही मेरे पास में क्या होता है, रिफ्लेक्शन का होता है। यानी कि ग्लैंस एंगल भी मेरे पास में 30 डिग्री, सॉरी इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री हो गया और जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो भी मेरे पास में 30 डिग्री का आ गया। अब एक चीज आप लोगों ने देखी होगी, अगर थोड़ा बहुत एनालिसिस किया होगा तो पिछले क्वेश्चंस के अंदर में ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस थे। अगर ये मेरे पास में एंगल इक्वल हो गए हैं तो ये एंगल जो है वो भी मेरे पास में जो बचे हुए एंगल्स हैं वो भी अपने आप में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यानी कि ग्लैंस एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लैंस ऑफ रिफ्लेक्शंस होते हैं वो भी मेरे इक्वल होते हैं। तो जितना मेरे पास में ग्लैंस ऑफ इंसिडेंस था वही यहाँ पर क्या रहेगा, ग्लैंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी रहेगा, यानी कि दैट विल बी 60 डिग्री। तो ये मेरे पास में इसका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है जी। अच्छा अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास कि ये बताओ, ये मेरे पास में एक मिरर हो गया और यहां पर मैंने इसके ऊपर में लगा दिया एक सॉरी ये मेरे पास नॉर्मल हो गया, यहां पर मैंने रे को इंसिडेंट करवाया और ये मेरे पास में रिफ्लेक्टिंग रे हो गई है, रिफ्लेक्शन हो गया है। और यहां पर हमने कहा कि ये इंसिडेंट हो रही है मेरे पास में 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर मेरे पास में इंसिडेंट हो रही है ये। तो ये जो रे यहां पर इंसिडेंट हुई है ये बताओ कि ये अपने एक्चुअल पाथ से कितनी डिफ्लेक्ट हो गई है। क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है, अच्छे से सोच के बताना है, इस वीडियो को पॉज करना है और आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डालना है। मैं इसका सॉल्यूशन अभी दे रहा हूँ, ठीक है जी। आप लोगों ने आई होप कर लिया होगा, वीडियो को पॉज करके देख लिया होगा। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये रे मेरे पास में अगर नॉर्मल को मैं नीचे एक्सटेंड कर दूं और यहाँ पर मेरे पास मैंने पूछा था कि जो रे थी इसका एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था, इसका एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए था,
ये अगर मेरे पास में रे इंसिडेंट हो रही थी तो इसका एक्चुअल पाथ ये था, लेकिन बीच में हमने क्या कर दिया, एक सरफेस डाल दिया। सरफेस डालने से क्या होगी, ये डिफ्लेक्ट हो गई है। अब ये पूछा कि अपने एक्चुअल पाथ से कितनी डिफ्लेक्ट हो गई है, तो कैसे इसको हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए अब यहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि ये मेरे पास में दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, यानी कि ये मेरे पास में हो गया 30 डिग्री का, ये पूरा टोटल मेरे पास में ये वाला हिस्सा जो है वो 90 डिग्री का बनता है, क्योंकि भाई ये सरफेस का नॉर्मल है, तो नीचे हम एक्सटेंड करेंगे तो भी नॉर्मल कहलाएगा। ये एंगल बन गया मेरे पास में 60 डिग्री। अब यहां पर बात करें तो लॉज को ये फॉलो करती है, तो यहां पर लॉ को फॉलो करेगा, जितना इंसिडेंट एंगल है वही मेरे पास में रिफ्लेक्टिंग एंगल हो गया, यानी कि हो गया मेरे पास में 30 डिग्री। और यहां पर आप लोग देखेंगे ये मेरे पास में एंगल कितना बन गया भाई, ये पूरा टोटल जो बनने वाला है वो मेरे पास में बनेगा कितना 90 की, उसमें से 30 ऊपर चला गया तो नीचे कितना बचा मेरे पास में, ये बच गया मेरे पास में 60 डिग्री। यानी कि टोटल आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे पास में जो सरफेस था, यानी कि इसका एक्चुअल पाथ जो था, इस रेखा अगर मैं येलो कलर से दिखा रहा हूं, यहां से ये डिफ्लेक्ट होकर इतनी ऊपर चली गई है। इतनी ऊपर जाने से तो 60 डिग्री नीचे बनाया और 60 डिग्री ऊपर बनाया, यानी कि टोटल इसका एक्चुअल पाथ से कितनी डिफ्लेक्ट हो गई है, ये 120 डिग्री यहां पर डिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है जी। अच्छा अब बात करूं मैं तीसरा इसके अंदर में, अगर किसी को नहीं आया तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके देख लेगा, या फिर मैं फिर दोबारा से आप लोगों को समझाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। अगला क्वेश्चन देख लो। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर मैंने कहा कि भाई ये है मेरे पास में रे जो कि इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई है, और मैंने कहा कि इसका जो रिफ्लेक्टिंग एंगल है या कोई भी मैं इसके अंदर में दे दूं, ये मैंने कहा कि ये 60 डिग्री है भाई, 60 डिग्री पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो रे थी, इंसिडेंट रे थी, वो अपने एक्चुअल पाथ से कितनी डिफ्लेक्ट हो गई है। क्या आप बताएंगे इसके अंदर में कितनी डिफ्लेक्ट हो गई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये रे जो है एक्चुअल में पाथ इसका ये था, जहाँ पर इसका एक्चुअल पाथ ये है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एंगल इंसिडेंट जो है मेरे पास में 60 डिग्री है, तो रिफ्लेक्शन एंगल, तो इंसिडेंट एंगल भी मेरे पास में 60 डिग्री हो गया, और ये एंगल भी मेरे पास में 60 डिग्री हो गया, और बचा कौन सा, ये एंगल। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये पूरा जो है मेरे पास में 90 डिग्री का है, और 90 डिग्री का है ये पूरा जो मेरे पास में क्वाड्रेंट है, तो ये बन गया मेरे पास में 30 डिग्री। ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पर मेरे पास में कितना हो गया, ये भी मेरे पास में 30 डिग्री का हो गया। यानी आपने देखा कि ये मेरे पास में आंसर कितना आ रहा है, दोनों को मिलाएंगे 30 + 30, तो ये आ गया मेरे पास में 60 डिग्री। यानी कि रे जो थी वो यहाँ पर डिफ्लेक्ट कर गई है मेरे पास 60 डिग्री से। अब क्या हर बार आप इतना कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे, तो कोई तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए। बिल्कुल इसकी शॉर्ट ट्रिक है भाई। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी मैं बताता हूँ उसको आपको, कि पहले आप लोगों को क्या करना होता है कि जो भी मेरे पास में शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इसको नोट कर लेना भाई। जो पाई है यानी पाई 180 डिग्री, उसके अंदर से जो भी एंगल आपका ये आ रहा है ना, जितना भी आपने इंसिडेंट किया है या आपका रिफ्लेक्टेड एंगल है, उसका ट्वाइस आपको इसमें से माइनस कर देना। यही आपका क्या आ जाएगा, टोटल डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ये आपके शॉर्ट ट्रिक है, कितने भी क्वेश्चंस के अंदर में आप लगा के देख लो, यही आंसर आप लोग के आने वाले। देखो इसके अंदर में सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर मैं लगाऊं तो मैंने कहा इंसिडेंट रे मेरे पास में 30 डिग्री, यानी कि पाई माइनस में ट्वाइस ऑफ 30 डिग्री, तो कितना आएगा 180 में से आप 60 माइनस करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 120 डिग्री। बिल्कुल सही है। यहाँ पर लोग जो था वो हमारे सेटिस्फाई कर गया, जो रूल था, जो शॉर्ट ट्रिक थी, वो यहाँ पर सेटिस्फाई कर गई। इस क्वेश्चन के अंदर मैं देखता हूँ तो पाई माइनस में 2i या फिर 2r, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्टिंग एंगल आप लोग को दिया था ना इसके अंदर में, तो 180 माइनस में ट्वाइस ऑफ 60, तो कितना हो गया 180 में से 120 गया, तो आप लोग के पास में कितना आ गया 60 डिग्री आंसर आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो आप कहीं पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी क्लास रहेगी उसके अंदर में मैं बात करूंगा आप लोगों से प्लेन मिरर को लेके, स्पेरिकल मिरर्स को लेके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और पीछे एग्जाम में जितने भी आए हुए हैं सारे अगली क्लास के अंदर में कवर कर लिए जाएंगे। बाकी आप लोग जुड़े रहिए, जो भी आपके भाई बंधु उनको बोलिए जुड़ने के लिए, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी करें वो, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत जल्द आपका होने वाला है। और आपको ये क्लास किस तरह की लग रही है उसका जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में, या फिर जो अपना टेलीग्राम चैनल है या फिर जो व्हाट्सअप नंबर आप लोग को रिलीज़ किया गया है उसके अंदर में आप बता सकते हैं। व्हाट्सअप का जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम जो बना हुआ है फोटोनिक्स के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को PDF फाइल जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी, या फिर कोई भी चैनल से रिलेटेड अपडेशन होगी वो वहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में भाई। और आप ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई या नहीं। आज की जो क्लासेस थी कोशिश करेंगे आपका ये चैप्टर्स हैं या फिर जो भी टॉपिक्स हैं बहुत जल्दी आप लोग के कवर करवा दिए जाएँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।